हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। मैं रोहित बालियान आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने जैसे ऑलरेडी सभी क्लासेस में आपको बताया है कि जैसे ही हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। उसी क्रम में मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसी क्रम में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर एक जो भी हमारी वीडियो आई तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ऑनलाइन शिक्षण के नाम से ही है, जिसमें स्पेसिफाइड नोट्स एंड पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 दिसंबर का यूपी टेट का पेपर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन ए लैंग्वेज क्लासरूम। मतलब जो हमारी पोएट्री रेसिटेशन होती है, मतलब कविता के सेस्वर जो होता है, वो एक लैंग्वेज क्लासरूम मतलब भाषा की कक्षा में उसका क्या पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। तो लैंग्वेज क्लासरूम जो होती है, भाषा की जो कक्षा होती है, उसमें स्टूडेंट्स द्वारा पोएम रेसिटेशन मतलब कविता के सेस्वर पठन से स्टूडेंट्स जो होंगे वो पोयम के रिदम को महसूस कर सकते हैं, और जब रिदम को महसूस करेंगे तो क्या करेगा, वो उसको इंजॉय करेंगे। और इंजॉय करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा, टू इंजॉय एंड एप्रिशिएट द पोयम। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व हो गया है। इसका आंसर हो गया टू इंजॉय एंड एप्रिशिएट द पोयम। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यस्टरडे आई सो फिर स्पेस यूरोपियन राइडिंग ऑन स्पेस और एलिफेंट। मतलब इस यूरोपियन से पहले आपको एक आर्टिकल यूज करना है और इस एलिफेंट से पहले यहाँ पे एक आर्टिकल यहाँ पे यूज करना है। तो जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, मैंने एक चीज बताई थी आपको, आर्टिकल कैसे यूज करना है। जो वर्ड दिया होगा इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। तो यूरोपियन को यदि मैं लिखूँ तो यू लिखूंगा, यूरोपियन। तो इसका मतलब ये आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो इससे पहले ए आएगा। और ए किसमें दिया हुआ है, ये तो इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है स्टार्टिंग का ए और इसमें। तो इसका ऑप्शन मतलब बी तो आपका गलत हो गया। तो ए, सी या डी इसमें से ठीक होने वाला है। ठीक है, अब इससे पहले तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद राइडिंग ऑन और फिर स्पेस एलिफेंट। जो एलिफेंट दिया हुआ है, एलिफेंट क्या है, एलिफेंट को यदि हम लिखेंगे तो ए से लिखेंगे, और जब ए से लिखेंगे तो उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले आएगा एन। तो मतलब यहाँ पे आने वाला एन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। मतलब सी में क्या दिया है, ए और एन। तो ए और एन जो दिया हुआ है उसमें आपका क्या आया है, मतलब यूरोपियन से पहले ए आएगा और एलिफेंट से पहले एन आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला दिया ऑप्शन प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। एंड सी ऑप्शन दिया हुआ प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो डिस्क्राइब शब्द होता है उसका अर्थ होता है एक्सप्लेन, मतलब वर्णन करना। इसका मतलब है जो डिस्क्राइब वर्ड जो होता है ना, इसके साथ जो ये वर्ड होता है डिस्क्राइब जो दिया हुआ है, इसके साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आने वाली। मतलब इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। देखिए इसमें भी आपको ओप दिया हुआ है, क्या दिया, ओप। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये ओप, ये वाला आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें अबाउट दिया है तो ये भी गलत हो गया, और इसमें टू दिया है तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक रहेगा। समझ आ गया। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि डिस्क्राइब का वर्ड शब्द जो होता है इसका अर्थ
होता है वर्णन करना, इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दिया हुआ है फोर्थ दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमको प्रीपोजिशन फिल करनी है। ये दिया हुआ है ए प्रिजनर वाज एक्यूज्ड डॉट डॉट और मर्डर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्यूज दिया हुआ है, ये वर्ड जो दिया हुआ है एक्यूज्ड, ये जो दिया हुआ है इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन आपकी ओप आने वाली है। हमेशा आपके इस वर्ड के साथ हमेशा जो एक्यूज्ड वर्ड होगा इसके साथ आपको ओप ही प्रीपोजिशन यूज करनी है। तो आपका फोर्थ का जो ऑप्शन है वो रहेगा क्या, बी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा हो गया कि मतलब हम किस टाइप से क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल सा है, जो आपके नोट्स आपको दिए गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है द एंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है भाई? इनोसेंट का अर्थ क्या होता है? इनोसेंट का अर्थ होता है निर्दोष। निर्दोष, जबकि जो गिल्टी होता है, गिल्टी होता है अपराधी। भाई इसमें एंटोनिम्स पूछा है, मतलब विपरीत पूछा है। तो जब इनोसेंट का निर्दोष हो गया और गिल्टी का क्या होता है? गिल्टी का होता है अपराधी, दोषी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। तो आपका 5th का आंसर आ गया डी, मतलब गिल्टी। ठीक है, समझ आ गया कि इनोसेंट जो था, इनोसेंट का अर्थ होता है निर्दोष, जबकि क्या हो गया डी मतलब गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। इसका एंटोनिम्स पूछा था तो उल्टा आ गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का अर्थ क्या होता है? सिग्निफिकेंट जो होता है महत्वपूर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? महत्वपूर्ण। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? एक तो होते हैं वैल्यूड। क्या होते हैं? वैल्यूड। एक तो इसका सिनोनिम्स होता है वैल्यूड, एक होता है वैल्यूएबल और एक होता है इम्पोर्टेंट। क्या होता है? इम्पोर्टेंट। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट कहाँ लिखा हुआ है? इसमें इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है डी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ आया, आपके 6 सेंटेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एन। ई एन सफिक्स मतलब जो आपके बाद में ऐड करना है। तो इन वर्ड में 4 आपको ऑप्शन दिए, इनमें से बताने किसके बाद में सफिक्स ई एन यूज कर सकते हैं। भाई पहला वर्ड है मैक्स। मैक्स जो वर्ड दिया हुआ है आपका ये, तो इसके साथ तो ई एक्स आएगा। अब ये बॉक्स है तो इसके साथ भी बॉक्सेस ई एक्स आएगा। टैक्स है तो ये भी टैक्सेस आएगा। लेकिन जो ये है ऑक्स, इसके साथ ऑक्शन आएगा, तो इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये कह रहा है कि दिस ड्रेस इज डैश डैश एंड दैट वन इज माइन। क्या? माइन। अब ये जो माइन है, माइन क्या पोजीशन को दिखा रहा है, पोजीशन पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज करना है। भाई दिया गया जो सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस जो है वो किसी अधिकार को प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है। तो आते हैं यहाँ हमको क्या यूज करना है? हमको यूज करना है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या यूज करना है? मैंने आपको बताया था पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन है इसमें योर्स, मतलब दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। तो इसलिए इसका 8वें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया हुआ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको ये चेंज करना है। जब मैंने आपको पैसिव वॉइस बताए थे, आपको बताया भी था कि कभी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको दे दिए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो ये दिया हुआ है हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हैव
द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो इसका जो इसमें दिस क्वेश्चन जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसका हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हैज आएगा, तो स्टार्टिंग में मतलब हैज आने वाला है। जब इस सेंटेंस की शुरुआत हैव से हुई है तो पैसिव वॉइस की भी शुरुआत हैज या हैव से ही होगी, मतलब किसी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो मतलब आंसर ये इसका या तो ए हो सकता है या इसका सी हो सकता है। मतलब इसका बी तो गलत हो गया, ये दिस से स्टार्ट है और हैव नहीं आएगा। क्यों? दिस क्वेश्चन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हैज से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब 9 का या तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए हो सकता है या सी हो सकता है। तो अब देखते हैं। तो मैंने लगाया हैज दिस क्वेश्चन, तो आपका बी और डी तो आपका क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन गलत ही हो गए हैं। तो इसमें या तो आपका क्या आ सकता है, या तो आपका ए आ सकता है या सी आ सकता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हैज आएगा, हैज दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट भी दोनों में दिया हुआ है दिस क्वेश्चन। उसके बाद आएगा बीन। क्या आएगा? बीन। क्यों? मैंने बताया था कभी भी जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसके बाद हैज हैव के साथ बीन ऐड होना है। तो बीन किस में दिया हुआ है? बीन दिया हुआ है सी में। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो इसमें 10 और 11 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो किसके रिलेटेड दिए हुए? उसने कहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट। मतलब पहले हमको इसको पढ़ना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर हमको देने हैं। क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। यस्टरडे two brave children of Gangapur were awarded Brave Hearts awarded. They have exhibited a great spirit, selfishness and courage. Hers, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for her presence of mind. ठीक है, सिंपल सा एक क्या दिया हुआ है, सिंपल सा एक पैसेज दिया हुआ है। अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है विच काइंड ऑफ ए नाउन इन गंगापुर। क्या दिया हुआ है? विच काइंड ऑफ नाउन इन गंगापुर। गंगापुर क्या है? गंगापुर एक जगह या स्थान का नाम है भाई। इस अकॉर्डिंग तो क्या है, एक जगह या स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। और जब ये प्रॉपर नाउन हो गया तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। ठीक है, समझ आ गया प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? क्यों गंगापुर जो है वो किसी एक पर्सन का नाम भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है, वो किसी एक प्रॉपर नाउन के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। ब्रेव क्या है इसमें पूछा है। ब्रेव क्या है भाई? ब्रेव का अर्थ क्या होता है? साहसी होता है। मतलब साहस जो रखता है, जो नाउन की क्या बताता है, जो नाउन की स्पेशलिटी मतलब उसकी क्वालिटी को बताता है। क्या बताता है? उसकी क्वालिटी को। जब वो क्वालिटी को बता रहे तो नाउन की क्वालिटी को कौन बताते हैं? वो बताते हैं एडजेक्टिव। तो इस जो ये वर्ड है, जो ब्रेव जो वर्ड है वो है एक एडजेक्टिव। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत सिंपल तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन। और मैंने मटेरियल नाउन, जब आपको नाउन पढ़ाए थे मैंने क्या बताया था कि मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा सकती हो। तो इसमें बताओ क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर सी ऐसा है, गोल्ड, जिससे आप दूसरी वस्तु भी बना सकते हैं। भाई एयर से कुछ नहीं बना सकते। काऊ से गाय से कुछ और बना सकते हो? नहीं। क्लास से कुछ नहीं बना सकते। तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जिससे हम दूसरी वस्तु बना सकते हैं। मतलब गोल्ड इज ए मटेरियल नाउन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था अच्छे से कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन
होती क्या है। मैंने आपको क्या बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें फीलिंग, क्वालिटी एंड स्टेट आती है। तो इसमें जो आपका 13 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, वुमेन, वुमेन क्या होता है, ये तो एक क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय भी एक कॉमन नाउन है। प्लग, प्लग मतलब होता है जोतना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी। तो कनेक्शन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरीके से बात करते हैं 14। 14 क्या है, विच काइंड ऑफ नाउन एडवर्सिटी। भाई मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जिस मान लो आपको ये भी नहीं पता कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के बाद में ITY लगा हो तो वो क्या होता है, एक नाउन होता है। तो नाउन पूछा है एडवर्सिटी कौन सा नाउन है, तो एडवर्सिटी क्या होती है, एक विपत्ति होती है। और विपत्ति होती है तो इसका मतलब एक क्या है, स्टेट है। जो मैंने बताया था ना आपको, अभी बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसलिए आपकी एडवर्सिटी क्या होगी, एडवर्सिटी हो गई एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने अभी आपको बताया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, इसमें फीलिंग, क्वालिटी एंड स्टेट आपका आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। मतलब ही इज वर्किंग हार्ड जो है वो इस जो सेंटेंस दिया है इसमें क्या है, हार्ड क्या है। भाई हार्ड यहाँ पे जो दिया है, ये आपका जो हार्ड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने आपको अच्छे से बताया था एडवर्ब ऑफ मैनर। जिसने हमारी अभी तक वीडियो ना देखी हो, एडवर्ब से रिलेटेड हो, जाइए उसको देखिए, उसमें मैंने आपको एक एक एडवर्ब अच्छे से समझाया हुआ है। तो ठीक है, समझ आ गया। तो ही इज वर्किंग हार्ड में जो ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक एडवर्ब। समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजंक्शन। एक इन सेंटेंस में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें कंजंक्शन है। तो मेरी जो नज़र पड़ी है वो सीधी नज़र गई है बट पे। भाई मैंने बताया था ना आपको बट, तो बट पे नज़र जाते ही आपका ये 16 का आंसर हो गया ए। 16 का आंसर हो गया ए। भाई यट, स्टिल, बट, यट, स्टिल, ये क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। तो मैंने 3 सेंटेंस ये देखे, इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं है, इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं है, इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं है। तो कंजंक्शन कहाँ यूज है, ए में। तो इसलिए आपका 16 का जो आंसर है वो हो गया ए। ठीक है, समझ आ गया। चलते हैं 17 की तरफ को। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव दी होगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। क्या दी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें बताओ, इसमें कहीं हैज, हैव दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, मेरी नज़र पड़ी है डी पे। भाई इसमें हैव दिया हुआ है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, मतलब ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सेल दिया हुआ है, ये फ्यूचर है, और ये सिंपल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसमें आपको बी फॉर्म यूज हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया 17 का। ठीक है, समझ आ गया। सिंपल सा आपको जानना था, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव होती है। ठीक है, तो हैज या हैव यदि होती है तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर डी में आपको हैव देखने को मिला है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस स्पेल्ट वर्ड। मतलब 18 जो है मिस स्पेल्ट वर्ड जो होता है वो आपका इसमें जो है क्या होता है, मिस स्पेल्ट वर्ड जो दिया है आपका वो दिया हुआ ए। मतलब कौन सा, ए। ये क्या दिया, DEROGATARY। ठीक है, ठीक है। करेक्ट वर्ड जो होता है वो होता है DEROGATORY। मतलब आपके लास्ट में गलती दी हुई है, TARY इसमें दिया हुआ है लेकिन आने वाला है क्या, TORY।
RY, मतलब इसका मतलब होता है अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक। समझ में आ गया आपके? अपमानजनक होता है, तो इसलिए आपका 18 का जो आंसर हो गया वो हो गया ए। समझ आ गया आपको? चलो चलते हैं 19 की तरफ को। 19 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें एक मेन वर्ब का जो इम्पैक्ट है वो सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और इसमें ऑब्जेक्ट पे क्या होती है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया? मैंने आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको बताई थी, तो जिसने अभी तक हमारी वर्ब की वीडियो ना देखी हो पहले उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो आपका जो 19 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया क्या? डी। तो ये हो गया डी, मतलब आई किल्ड ए स्नेक लास्ट नाइट। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। इन तीनों में कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये तो तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो ये तीनों तो हो गए गलत। आपका क्या बचा? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज निगेटिव। निगेटिव का मतलब जिसमें आपको नोट दिया होगा, सिंपल सी बात है, जिसमें आपको नोट दिया होगा वही आपका आंसर है। तो निगेटिव सेंटेंस में जो होती है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसमें आपको मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नोट ऐड कर देते हो। ठीक है, तो इसमें मैंने जब देखा ऑप्शन नंबर ए तो मेरी नज़र कहाँ पे गई? नोट पे। तो इसलिए आपका 20 का जो आंसर हो गया वो हो गया ही डज नॉट लिसन टू मी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया ए। क्या हो गया? ए। समझ आ गया? तो आपको समझ आ रही होगी, सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने आपको दिए जा रहे हैं तो आपको समझ आ जाने चाहिए कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको हमेशा ये तो सरप्राइज मतलब आश्चर्य देखने को मिलेगा, या हेट या गणना देखने को मिलेगी, मतलब इस टाइप के क्या भाव व्यक्त किए जाएंगे। ठीक है, क्या भाव व्यक्त किए जाएंगे। तो इस टाइप का यदि भाव आ जाता है तो इस सेंटेंस में आपको इस टाइप के भाव को देखने के लिए आपको कौन कौन से वर्ड्स मिल सकते हैं? आपको क्या मिल सकता है? आपको वोट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हाउ मिल सकता है, उसके बाद हुर्रा मिल सकता है। इस टाइप के आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप देखो कि कौन सा ऑप्शन सी ठीक हो सकता है, तो इसमें आपका बी ठीक हो सकता है। क्यों? इसमें वोट ए, मतलब इसमें एक आश्चर्य वाली बात दी हुई है, तो इसलिए 21वें का आंसर हो गया बी। समझ आ गया? सिंपल सा था। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको आश्चर्य, दुख या घृणा इस टाइप का दिया होगा। ठीक है, चलते हैं सेंटेंस नंबर 22 की तरफ को। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। आपको मैंने सिंपल भी, कंपाउंड भी एंड कॉम्प्लेक्स भी मैंने अच्छे से आपको कवर किए हुए। आप जाइए वीडियो को देखिए, समझ आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, एक डिपेंडेंट क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ठीक है, तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज की यदि मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है डी ऑप्शन। भाई इसमें तो कोई भाई एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होनी चाहिए, मतलब दो क्लोज होनी जरूरी है। इसमें सिंपल एक ही क्लोज दी हुई है, ही सी डज नॉट सिंग दे आर वेरी वॉइस प्यूपिल। तो इसमें भी एक ही क्लोज दी है, तो दो क्लोज होनी जरूरी है। तो इसलिए इसका 22 का आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? डी। क्या हो गया? डी। समझ आ गया? इसमें दो क्लोज आने वाली है। पहली एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन सी क्लोज है? इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज है वन हु डज नॉट लव, वन हु डज नॉट लव। ठीक है, वन हु डज नॉट लव, ये है इंडिपेंडेंट आपकी क्लोज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज। जबकि जो ये है इज ए रिच्ड
पर्सन। यहाँ तक कि ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई, ये बाद में आपकी डिपेंडेंट क्लोज हो गई। समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट 23 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। भाई प्लूरल कौन सा वर्ड होता है? भाई गोट बकरी होती है, और ये डॉग की यदि मैं प्लूरल की यदि मैं बात करूं तो डॉग्स हो जाएगा, तो ये तो प्लूरल नहीं है। फोक्स भी सिंगुलर है, तो इसका मतलब माउस जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन माइस क्या होता है, उसका प्लूरल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो चलते हैं 24 की तरफ को। 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिकॉर्डेड एज सिंगुलर। इसमें से एक वर्ड ऐसा है जो आपको सिंगुलर देखने को मिलेगा हमेशा। भाई मैंने अभी डॉग्स बताया तो प्लूरल है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। कैट्स भी क्या होता है, प्लूरल होता है, ये भी। और कार्स भी प्लूरल रहता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा है सी, तो आपका सी करेक्ट आंसर है। समझ आ गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था इस टाइप के सेंटेंस में आपको मैथमेटिक्स हो गया, या आपको पॉलिटिक्स हो गया, क्या हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, या आप यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक्स यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो वर्ड हो गए जिसमें बाद में एस तो लगा होता है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स आपका करेक्ट आंसर हो गया 24 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, सिंपल दिया होगा, इसमें कोई बाई नहीं दिया होगा, या इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी होगी। तो अब मैं बात करूं 25 की, तो 25 का जो ए है ये ही आपका क्वेश्चन आप ऑप्शन ठीक होने वाला है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको मैंने क्या बताया। जो 25 जो सेंटेंस दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी रहेगी। क्यों, इसमें वॉज आस्क्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है प्लस वॉज दिया हुआ है, तो ये भी पैसिव वॉइस है। इसमें भी वॉज बोट दिया हुआ है, मतलब वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, और इसमें भी वॉज प्लस हिट दिया हुआ है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ आ गया 25 क्वेश्चन आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, मतलब आपका जो पैसिव वॉइस है वो कौन सा सेंटेंस। मैंने अभी बताया पैसिव वॉइस के लिए भाई एक तो क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और बाई आपका देखने को इसमें कोई सी भी सेंटेंस में नहीं। ठीक है, समझ आ गया। तो 26 जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपका ए ठीक हो गया। क्यों, इसमें बाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाई। तो इसमें वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है प्लस बाई दिया हुआ है, तो आपका 26 का कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 27 की तरफ को। 27 कह रहा है 27 क्वेश्चन कह रहा है कि दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। यह वह आदमी है जो पुलिस जिसको ढूंढ रही है। दैट इज द मैन, एक जो ये क्या दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन में पूछा इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दास। अब मतलब जो सेकंड वाला स्टेटस ऑफ द टू, मतलब इसका दा का क्या है, ये दा है क्या इसमें, इस सेंटेंस में 27 में भाई दोनों जगह जो ये दा हुआ है भाई, यहाँ एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये एक डेफिनेट है। क्या है, डेफिनेट है। तो मैंने आपको बताया था इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये निश्चित व्यक्तियों या पुलिस, मतलब पुलिस के लिए हुआ है भाई, निश्चित आदमी या निश्चित पुलिस, तो इसलिए क्या है भाई यहाँ पे यूज हुआ है दा, और यहाँ पे दा यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों जगह दा यूज जब हुआ है तो ये निश्चित आदमियों के लिए हुआ है, तो डेफिनेट है। तो इसका मतलब ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसओबिएंट इन द अबव सेंटेंस, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का इसमें जेंडर आपको बताना है 28 में। तो भाई क्योंकि स्टूडेंट जो शब्द है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल कुछ भी हो सकता है दोनों, तो मतलब जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स जो है वो कॉमन जेंडर है। क्या है, कॉमन जेंडर है भाई। ये जो स्टूडेंट्स है वो मतलब क्या है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसलिए कॉमन जेंडर है। समझ आ गया। तो 28 का आपका आंसर हो गया क्या,
28 का आंसर हो गया कॉमन जेंडर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 29। ये कह रहा है कि इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड पॉइंट आउट द सेंटेंस। ही वॉज गोइंग मतलब इसमें क्या दिया, सब्जेक्ट दिया हुआ है प्लस हेल्पिंग वर्ब दी हुई है प्लस वॉज या वर्ब दिया हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing दिया हुआ है। ठीक है, और तो इसका मतलब ये हो गया क्या, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई सीधी सी बात है, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, वॉज वर्ब किस में आता है, पास्ट में आता है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आ गया तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आपका कह रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। जो लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो आपको कहाँ से स्टार्ट करनी होती है। तो लैंग्वेज जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो कैसे होती है, वो 4 तरह से होती है। कैसे, सबसे पहले होती है लिसनिंग। क्या होती है, लिसनिंग। पहले होती है लिसनिंग, दूसरा होता है स्पीकिंग। क्या होता है, स्पीकिंग। थर्ड होता है रीडिंग। क्या होता है, रीडिंग। एंड लास्ट होता है राइटिंग। क्या होता है, राइटिंग। तो इसका मतलब है आपका फर्स्ट जो होगा क्या होगा, लिसनिंग। तो लैंग्वेज स्टार्ट जो होगी, लैंग्वेज लर्निंग जो स्टार्ट होगी वो होगी लिसनिंग से। क्यों, इसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आपका 2018 जो मैंने अभी बताया है आपको 2018 दिसंबर का यूपी टेट का पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और मैंने हर एक सेंटेंस, हर एक टाइप का, चाहे वो नाउन से रिलेटेड हो, एक्टिव पैसिव से हो, आर्टिकल से हो, या कोई भी सेंटेंस हो, इसमें मोस्टली हमारे नोट्स में से आया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी पहले नोट्स को पढ़िए, सभी को प्रिपेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, नए क्वेश्चन पेपर के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।